पढ़ेंगे क्लास का एनसीईआरटी। ठीक। कक्षा 6 के एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में यह है पृथ्वी। सौर मंडल का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे हम। सौर मंडल का मतलब जो सन होता है, जो हमारा सौर मंडल है, मतलब कि ये जो सन है और इसमें जो ग्रह है। ठीक। टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक। 8 ग्रह प्लस उल्का पिंड प्लस उपग्रह। उपग्रह यानी कि जो ये ग्रह हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है ना छोटा सा पाठ चित्र, यही हमारा क्या है? सौर मंडल है। ठीक। और इसी के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब पूर्णिमा कब होती है और अमावस्या के बारे में। ये देखिए यहाँ पे पूर्णिमा दिया है। ठीक। और यहाँ पे अमावस्या। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक। यहाँ पे अमावस्या दिया है, यहाँ पे पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का मतलब जो पूरा का पूरा फुल मून होता है। ठीक ना। आपको जब धरती से, हमारे पृथ्वी से अपने जब ऊपर की ओर देखते हैं और ये चंद्रमा जो होता है पूरा का पूरा दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ठीक। इसी को कहते हैं पूर्णिमा। अमावस्या जब नया चंद्रमा दिखाई देता है, जब इतना पतला सा एक नहीं दिखाई देता है चंद्रमा, इसी को हम अमावस्या कहते हैं। आमतौर पर जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक, वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी आ जाती है। ठीक। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हम पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। ठीक। कक्षा 6 के बच्चों के लिए है और खास तक जो वनडे एग्जाम करते हैं उनके लिए भी है। ठीक ना। अब यहाँ पर दिया है खगोलीय पिंड। खगोल पिंड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसका मतलब जब रात में हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ये जो स्टार दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, और भोर का तारा जब शुक्र ग्रह दिखता है हम कहते हैं वो, और हुआ जो मतलब अनगिनत तारे स्टार दिखाई देते हैं, वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। इसमें उल्का पिंड भी आ जाएगा। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, आगे हम देखेंगे इन लोगों के बारे में। ठीक। तो ये क्या हो गया? खगोलीय पिंड हो गया। उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं आमतौर पर। ठीक। ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इसमें दिया गया है कि वे खगोलीय पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड हो गए। और फिर आगे दिया है कि वे खगोलीय पिंड जो जिनमें खुद की ऊष्मा, ठीक, ये दिया है ना, अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश हो, उन्हें तारा कहते हैं। ठीक। जैसे सूर्य क्या है? एक, अब सूर्य एक तारा है किसमें? क्योंकि इसमें खुद का प्रकाश और खुद का ऊष्मा आता है, जिससे कि पृथ्वी पर हमें दिखाई देता है। प्रकाश जो आता है वही होता है ऊष्मा। ठीक। प्रकाश और ऊष्मा का मतलब इसमें हीट, जो गर्मी होता है ना, वो ऊष्मा जो आता है वही हीट होता है, उसी को ऊष्मा कहते हैं। और ऐसे मतलब जो स्टार हैं उस पर पिंड हैं, उन्हें खगोलीय पिंड, उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहा जाता है। ठीक। आगे देखेंगे क्या लिखा है। ये देखिए ध्रुव तारे के बारे में दिया गया है। ठीक। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हमें ये ध्रुव तारा क्या होता है ना, कि हमें ये दिशा दिखाता है। जो रात में पहले के जो बुजुर्ग रहते थे, तो वो कैसे पता कि पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर दिशा किधर है, ये कैसे दिखाई देता है? यही ध्रुव तारा, उस समय ध्रुव तारा की वजह से हम लोग अपना क्या कहते हैं, दिशा, वही हम लोग तय करते थे। ठीक। अब इसमें आपके देखिए कि देखते समय विभिन्न समूहों द्वारा हम जब रात में सोते हैं तो नहीं देखते हैं कि कभी 7 बना देते हैं, कभी 6, कभी जानवर बना देते हैं तारों से। तो वही जो एक अलग किस्म का दिखाई देता है, ठीक ना, उसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक। जैसे अर्सा मेजर हुआ, बिग बियर हुआ, या फिर एक सप्तऋषि होता है वो हुआ। यहाँ पे देखिए एक सप्तऋषि होता है,
ये नहीं है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। इसी के सीधे में जब हम उत्तर की ओर देखते हैं, ठीक, तो ये ध्रुव तारा दिखाई देता है, यानी कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर रहता है, ठीक। और आगे हम देखेंगे इसमें, आराम से पढ़िए, भी नया नया क्लास है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक ना। 7 तारों का समूह, उसी को नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, और वो जो अर्सा मेजर का भाग होता है, ठीक ना। अर्सा मेजर एक हो गया, ठीक, इसी में एक 7 तारे हैं, इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं, यही नक्षत्र मंडल हो गया है, ठीक, समझ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए ध्रुव तारा, ठीक ना। उत्तर तक तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, ठीक ना। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं, यानी कि ये हमेशा उत्तर की ओर दिखाई देता है, ठीक। अगर उत्तर की ओर आपको जाना है ऊपर, तो ध्रुव तारे को देखते हुए चले जाइए आप, उत्तर की ओर चले जाएंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं चित्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 6 की हम 10 क्लास में अंदर खत्म कर देंगे, ठीक। ये हमारा आ गया सप्तमंडल ऋषि। ये देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। परंपरा है कि जिनमें प्रकाश और ऊष्मा होता है, जिनमें प्रकाश प्लस ऊष्मा होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उसे हम ग्रह कह देते हैं। ये कितना अच्छा से मतलब परिभाषा दिया है, और यही जिनमें नहीं होता है, ठीक ना, उसे हम ग्रह कह देते हैं, ठीक। और इन ग्रह के, ये जो ग्रह हैं, इनका जो चक्कर लगाता है, इन्हें हम कह देते हैं उपग्रह, ठीक। अंग्रेजी में इसे प्लानेट बोला जाता है, प्लेनेट, ठीक ना। ये ग्रीक भाषा में है, प्लेनेटाइल से बना है, ठीक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, मतलब कि भ्रमण करना एक और, हमेशा चारों ओर, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि प्रकाश एवं उस ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट होता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये चारों ओर छल्ले हैं, छल्ले का मतलब समझ रहे हैं, ये से ग्रह हो गया, इसके एकदम धुआं टाइप ऐसे दिखाई देगा ऐसे, ठीक ना। पिंड रहेंगे, बहुत सारे गैस रहेंगे, यही इन्हीं को हम छल्ला कहते हैं, तो यही है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि अरुण, ठीक ना। इनमें क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, पृथ्वी के इन छल्ले को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, अगर आपके पास बढ़िया दूरबीन है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे आप समझिए, समझ जाएंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम अच्छा से देखेंगे, ठीक ना, विस्तार से। अब हम आते हैं सौर मंडल में, कुछ उसके बारे में आ गया, मतलब गैलेक्सी टाइप था, उसको हम कुछ बारे में पढ़ लिए हैं। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, या क्या आप जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। रोमन कहानियों में सोल सूर्य को कहा जाता है, वो जो सोल देवता रोमन कहानियों में कहा गया होगा कि ये सोल देवता थे, सोल देवता थे, असल में उसे सूर्य कहा जाता है, ठीक। इसीलिए सौर मंडल कहा गया, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया। सूर्य के परिवार मतलब कौन कौन से हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक। इसमें ग्रह होते जाते हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी तीसरा नंबर का, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर बृहस्पति हो गया,
यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यानी अरुण और वरुण। ठीक, ये इन्हीं को हम अपना सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सूर्य के जो परिवार होता है उसे सौर मंडल कहा जाता है। इसमें चंद्रमा भी आ जाएगा, उपग्रह भी आ जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम नीचे वाला देख लेते हैं, ये इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के शब्द लिए गए होते हैं। ठीक, जैसे जियोग्राफी, फिलहाल हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक, ये जो जियोग्राफी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी का एक्सप्लेन करना, पृथ्वी के बारे में जो वर्णन होता है वो करना। जियोग्राफिया का शब्द का अर्थ क्या है? ये देखिए, पृथ्वी का विवरण या वर्णन, ये हो सकता है, और ये दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक, इसमें जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, यानी कि जियो, जियो, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, उसे हम जियोग्राफिया कहते हैं। उसी तरह जियो को जोड़कर प्लस लॉजी जोड़ देंगे तो जियोलॉजी हो जाएगा, ये पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। और ये मेट्रिक जोड़ देंगे, जियोमेट्रिक, पृथ्वी का मापन हो जाएगा, मतलब उसका अध्ययन किया जाएगा। जियोइड, ये पृथ्वी का आकार होता है। पृथ्वी का आकार ना गोल है ना अंडाकार है, इसको हम जियोइड बोल देते हैं। ठीक ना, इसको जियोइड बोल दिया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे सौर मंडल के बारे में धीरे से। सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य पिंडे, उन्हें हम सौर मंडल कहा गया है, सौर मंडल का भाग या सौर मंडल का परिवार कहा गया है। ठीक, अब हम उस सौर मंडल में अलग अलग नाम, मतलब जो उस सौर मंडल के भाग हैं उनको अलग अलग तरीके से विवरण से हम देखेंगे। जैसे कि सूर्य, सूर्य के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, सूर्य हमारे पृथ्वी से, पृथ्वी ये सूर्य है। ठीक, मान लीजिए सन है। ठीक ना, जैसे हम लोग इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये मान लीजिए सन है। अच्छा से ध्यान से देखिए, इसी में क्रम भी पूछ देता है। पहले बुध आएगा, ठीक, फिर शुक्र आएगा, ठीक, फिर पृथ्वी आएगा, ठीक, फिर मंगल आएगा, ठीक, फिर बृहस्पतिवार आएगा, वार नहीं बृहस्पति, ठीक, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ये 8 ग्रह हो गए, और ये बुध है, ये शुक्र है, यही पृथ्वी है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये जो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे, उपग्रह है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इन सब के बारे में हम हल्का हल्का पढ़ाई लेंगे। ठीक ना, तो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, इसको देख लेते हैं। लगभग इसको हम मान लेंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसको हम 14 करोड़, ठीक, 95 लाख, और 98 हजार, लगभग 15 करोड़ मान सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर ये है। ठीक,
और सूर्य के में, अब सूर्य के बारे में खींच देखते हैं, उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में देखें। ये सन हो गया, इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन है, हीलियम कम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है। ठीक, अब सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। इसमें जो बाहरी परत है सूर्य के, इसको हम कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोरोना आया था तो हम लोग कोरोना इसको इसको समझ, कुछ लोग इसी को समझ लिए थे, लेकिन कोरोना वो नाम है। ठीक, तो ये हो गया कोरोना। ठीक, इसमें हाइड्रोजन अधिक है, हीलियम कम है। इसी के संलयन से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है। इतना बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य, क्योंकि इसके ऐसे ऐसे सब लोग चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है तो ये केंद्र में हो गया। ठीक, इसमें गैस होते हैं, इसमें प्रकाश होता है जो पृथ्वी पर आने में, ये 15 किलोमीटर लिखा है ना, यहाँ पे देख लीजिए दूरी लगभग, लेकिन वो है एग्जैक्ट इतना ही, 8 मिनट लगता है। मतलब ये कि अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है। ठीक ना, इसका मतलब इसका चाल, प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है, इतना याद रखिए। प्रकाश की चाल इतना ही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, इतना तेज है। अब ग्रह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था अभी ग्रुप डी में, पहले ग्रुप डी में आया था। ठीक ना, कि सबसे दूर वाला मतलब ग्रह क्या है, नेपच्यून था। ये जेई में भी आया था। ये मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका क्रम इम्पोर्टेंट है। हम इसका एक सूत्र दिया है, देख लीजिए। माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व अस नॉट। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, यम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक, ये क्रम है। अच्छा से हम यहाँ पर आपको ये बता दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका मरकरी। ठीक, ये हो गया आपका वीनस यानी कि शुक्र, ये हो गया आपका अर्थ यानी पृथ्वी, ये हो गया आपका जुपिटर। ठीक, ये हो गया आपका यूरेनस, ये हो गया आपका नेपच्यून। यही क्रम है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसी को लिख दिया है कि माई वेरी एफिशिएंसी, बीच में मदर हो गया है, अरे मार्स यहाँ पे भूल गए, देखिए सूत्र की वजह से याद हो गया। तो यही है कि सूत्र वो याद रहेगा ना तो आप तुरंत लिख देंगे। यहाँ पे मार्स है। ठीक, माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व, देखिए सर्व भी भूल गए हैं, यहाँ पे सैटर्न रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक ना, ये वाला अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आप तुरंत लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसकी वजह से हम लोग अच्छा लिख लिए। फिर से लिख लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व ए नट्स। ठीक, यूरेनस
नेपच्यून, सैटर्न मतलब शनि, ठीक ना। अब सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब जो ये सूर्य है, ठीक, अगर ये बुध इस दिशा में ये पथ पर चल रहा है तो ये हमेशा इसी इसी का मतलब मार्ग का अनुसरण करेगा, ये दूसरा यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमेशा इसी पे चलता रहेगा, ठीक ना। और इसी को हम कहते हैं कक्षा, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, ठीक। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये हम देख लिए हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगाता है, ठीक। पृथ्वी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। मंगल का भी वही समान है, लेकिन शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 2006 में। क्योंकि ये ऐसे डेली नहीं चलता था, ये हमेशा ये ना इस ऑर्बिट बदल लिया करता था कक्षा, इसलिए इसे ग्रह के थ्रू से मतलब ग्रह के कैटेगरी से इसे हटा दिया गया था। इसको बौना ग्रह कहा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको बौना ग्रह कहा गया है। आगे हम चलते हैं पढ़ने के लिए, पृथ्वी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी यानी कि हमारी जो पृथ्वी है अर्थ, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, ठीक। ये जो पृथ्वी है सूर्य से तीसरा नंबर पर ग्रह है, ठीक ना, सूर्य से दूरी। अरे यार, पूरा मिटा देते हैं फिर से। देखिए, ये जो पृथ्वी है और यहाँ पर मान लीजिए सन है, बुध हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिए पढ़ने के लिए। ये पृथ्वी हो गया और ये हो गया मून, और ये इसका चक्कर लगाता है, और ये सूर्य का, ठीक। तो ये जो है ये तीसरा नंबर पर है। सूर्य से जो दूरी है इसका तीसरा नंबर पर। और आकार में देख लेते हैं क्योंकि आकार में भी क्वेश्चन आता है। ये आकार में लगभग आपको फिर से यहीं से दिखा देते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक। अब हम आपको आसानी तरीके से बताते हैं, 1 2 3 4, जुपिटर बड़ा, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, ठीक। अब ये 5वां नंबर पर पृथ्वी आ जाता है, ठीक। और आकार में 5वां नंबर पर है पृथ्वी, ठीक। अभी इसके बारे में भी और सबसे छोटा ये है बुध है, ये भी देख लीजिएगा। सबसे छोटा ये बुध हो गया, और ये हो गया 6वें पर, और ये हो गया 7वें पर, ठीक। हाँ, ये देखिए वहाँ ऊपर हम बताए थे ना 3 लाख किमी मीटर प्रति सेकंड बताए थे, ये किलोमीटर प्रति सेकंड है। बाप रे बाप, ये मीटर नहीं किलोमीटर प्रति सेकंड तब चलती है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 8 मिनट में समय लगता है, जो ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक। ये देखिए 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, हम 5वां बताए हैं अभी, ठीक ना। वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसे भूभाप कहा गया है। इसको ना गोल कहा गया है ना अंडे के आकार, इसको भूभाप यानी जियोइड, इसको जियोइड नाम दिया गया है, ठीक। और यही है इसका आकार, ठीक। क्वेश्चन अगर कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल, अंडाकार, तो और जियोइड दिया रहेगा ना, तो आंसर में आप यही लगाएंगे भूभाप। यही इसी कलर का है, मतलब आकार का है, ठीक, गोल नहीं है, ठीक ना।
आगे देखते हैं, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभव है। यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अनुकूल तो है ही। पृथ्वी ना अधिक गर्म है, ना ठंडी। हाँ, ये हमें पता है क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम परिवर्तन होता रहता है यहाँ पे हमेशा। ठीक? इसमें गैस, वायुमंडल, सौरमंडल, मतलब ये ऑक्सीजन इस वायुमंडल में मौजूद है, जिससे हम साँस लेते हैं। ठीक? इस पे लगभग 70 या 70% पानी है। इसलिए अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को, तो ये तो चंद्रमा है। अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। ठीक? हाँ, ये बात ध्यान देना। देखिए अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक? पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर देखिए लिखा है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो ये पृथ्वी हम बता रहे थे ना, ये जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। तो यही जो है चंद्रमा है, मून है। और ये अकेली है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, मतलब इकलौता उपग्रह पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है। कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो रॉकेट द्वारा जो नहीं छोड़ा जाता है, चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ठीक? ये कृत्रिम उपग्रह उपग्रह होते हैं। ठीक? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी से ये सिर्फ इतना ही है, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास दूरी है। जो कि हमारा पृथ्वी से दूरी कितना था, लगभग 15 करोड़ था। ठीक ना? लेकिन इसका बहुत कम है, 3,84,000, यानी कि जो सूर्य चाल चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, वो इसका इतना दूरी है। यानी कि 1 सेकेंड में ये पृथ्वी से अगर कोई प्रकाश जाएगा सूर्य के प्रकाश की तरह, तो 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा। ठीक? और ये हमें बड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि नजदीक है। और ये जो बता रहे थे ये कृत्रिम उपग्रह है। ठीक? उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाता है। यानी कि अर्थ के चक्कर जो सूर्य का लगाता है वो चंद्रमा भी लगाता है। ये भी हमेशा यही रूट का प्रयोग करता है। कभी कभी हल्का सा नजदीक आ जाएगा, फिर दूर चला जाएगा, जो विंटर के समय में। ठीक? लेकिन इतना ये मतलब डिग्री झुका होता है कि इसका प्रकाश हम लोग के ऊपर मतलब कम पड़ता है। ठीक ना? आगे देख लेते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक? इस समय अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपको हम बता रहे हैं कैसे चंद्रमा सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। हम जब भी देखेंगे चंद्रमा को तो उसका जो एक ही भाग दिखाई देगा, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जैसे ऐसे जाती है 27 दिन। ठीक? पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। चक्कर नहीं, पृथ्वी भी अपने घूर्णन, इसका घूर्णन जो रोटेशन है, ये भी कितना है, लगभग 27 दिन ही है, 24 घंटा है। ठीक ना? 24 घंटा है। तो ये जो ऐसे जाती है मतलब थोड़ा सा घूमती है, तब तक ये इसके साथ ही घूमता है। ये ऐसे घूमती है, तब तक ये ऐसे ऐसे घूम देती है, और इसी तरह से ये ऐसे ऐसे चलती रहती है और ये घूमती जाती है, और इसी की वजह से हमें सिर्फ इसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। ये समझ सकते हैं? अभी आप नहीं समझोगे। देखिए, ये हो गया पृथ्वी। ठीक? ये हो गया चंद्रमा।
ये अपना चक्कर, पृथ्वी का चक्कर यहाँ से यहाँ तक 27 दिन में लेती है, ठीक। और ये अपना घूर्णन 24 घंटा में, पृथ्वी, ठीक, रोटेशन, इसी को एक दिन बोला गया है, ठीक। ये जब ऐसे घूमती है, ठीक ना, तब ये भी एक चक्कर लगा लेती है अपना, ऐसे जा रही है, ऐसे भी जा रही है। जैसे अगर आप ट्रेन है एक, ठीक, और ये भी ट्रेन है, ठीक, दोनों लोग साथ में एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो हमेशा आपको लगेगा कि ये सामने सामने, सेम वही स्पीड यहीं पर है, ठीक ना। इसीलिए हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। हाँ, इस पे वायुमंडल नहीं है, नहीं इस पे ऑक्सीजन है, ठीक, इसलिए इस पे अनुकूल नहीं है। क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह जैसे कि जो आसमान में ये पिंड नहीं है, मान लीजिए ग्रह है, ये सन है, ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे ना वो भी होते हैं पत्थर, इसी को हम क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मतलब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं हमेशा। इसके बारे में और डिटेल से हम अगले क्लास में मतलब जो कक्षा 7 होगा उसमें हम शायद दिया होगा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद कोई ग्रह फूट गया होगा, उसके टुकड़े रह गए होंगे, वही को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहा जाता है, ये देखिए, उल्का पिंड ये ऐसे ही पत्थर जो हैं, सिर्फ उनके बीच नहीं अन्य जगह भी हैं, और वो पृथ्वी पर आते हैं, ठीक। ये पिंड आ गया, ये पृथ्वी पर आता है और ये जलने लगता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड, ठीक। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर ये गिरती है तो वायुमंडल में इतना घर्षण होता है ना कि ये आग लग जाती है, जिसे हम कभी टूटता तारा भी बोल देते हैं, लेकिन असल में ये उल्का पिंड ही होता है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, जब खुले आसमान जब साफ होता है तो जब हम छत पर सोते हैं तो एक सफेद पट्टी की तरह आसमान में ऐसा जो दिया ना ऐसे दिखाई देती है ना, इसी को हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे जैसी ये हो गया, ऐसे है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में हम बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो हम लोग यहीं पर आए, ठीक। तो यही जो पट्टियां ऐसे दिखाई देती हैं, ऐसे देखते हैं हम लोग, तो ये पट्टी की तरह दिखाई देगी। अगर आप ऐसे देखेंगे, ये ऐसे है, यहाँ से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक सीधी दिखाई देगी, यही, इसी को हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, ठीक। आकाशगंगा मतलब गंगा के समान एक नदी की धार, मतलब आसमान में बह रही है धारा, उसी को हम आकाश गंगा कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन कुछ आ गया, ये देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा। किस ग्रह को पृथ्वी का जवाब भी बताएं हम आपको, शुक्र को कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तीसरा, पृथ्वी में बताएं, ऊपर एकदम तीसरा नंबर पर है, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ का चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार, पढ़े भी हम। ध्रुव तारे के किस दिशा का ज्ञान देता है, उत्तर, ये भी हम बताएं आपको। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति। खाली स्थान भी भर लेते हैं, देख लीजिए। का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, किसका समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, ये देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज़ पढ़ाता रहूँगा, अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।